हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। तो बेटा आज फिर से हम आपके साथ हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। मैं तो बेटा आपको बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन दूंगा, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? बेसिक्स क्लियर नहीं है। आप अगर बच्चों से पूछोगे, आपकी क्लास में पूछोगे या आपके जूनियर या सीनियर से भी पूछोगे, 99% बच्चों को ये नहीं पता मलेरिया किससे होता है। दे विल से फीमेल एनाफिलिस कोजेज मलेरिया। नहीं बच्चों, यही कंसेप्ट बिल्ड करना है, यही चीज आप क्लियर करनी है। एक होता है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, एक होता है वेक्टर। तो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम एंड फीमेल एनाफिलिस सिर्फ वेक्टर का काम करेगा, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक उसको लेके जाएगा बच्चों। चलिए आपको समझाते हैं और सिंप्लीफाइड वे में। देखिए बच्चों, जो प्लाज्मोडियम है मैंने बताया इट इज पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। तो मलेरिया कौन कॉज करता है? प्लाज्मोडियम, जो कि एंडोपैरासाइट है ह्यूमन आरबीसी का और लीवर सेल्स में। ये है डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म। डाइजेनिक ऑर्गेनिज्म ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है बच्चों जो अपनी लाइफ साइकिल दो डिफरेंट होस्ट में कंप्लीट करता है। तो इसका प्राइमरी होस्ट तो हो गया फीमेल एनाफिलिस और सेकेंडरी होस्ट हो गए ह्यूमन बींग्स। फीमेल एनाफिलिस प्राइमरी होस्ट क्यों है? क्योंकि वहां पे सेक्सुअल फेज कंप्लीट होता है। क्लियर टू एवरीवन? देखिए चार स्पीशीज मिलती है बच्चों प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो सबसे कॉमन है, जिससे टर्शियन मलेरिया होता है, 72 आवर्स के बाद फीवर आएगा। प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, इट कोजेज मैलिग्नेंट मलेरिया, सबसे खतरनाक आप कह सकते हैं वो मलेरिया कोज करता है। प्लाज्मोडियम मलेरी क्वार्टर मलेरिया और प्लाज्मोडियम ओवली ये माइल्ड टर्शियन मलेरिया कोज करता है। इट इज नॉट फाउंड इन इंडिया। क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब जो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है प्लाज्मोडियम स्पीशीज, जिसमें चारों स्पीशीज आ जाती हैं, और ये वेक्टर है फीमेल एनाफिलिस। सिर्फ फीमेल एनाफिलिस ही डिजीज कॉज करती है बच्चों। मेल एनाफिलिस तो बेचारा भोला भाला सीधा साधा होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ सिंपल सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स होते हैं, तो ये प्लांट के सेल सेप पे भी सरवाइव कर लेता है और मलेरिया कोज नहीं करता। लेकिन जो फीमेल एनाफिलिस है जिसमें पियर्सिंग और सकिंग टाइप के माउथ पार्ट्स हैं, जो उसमें इन्फेक्टिव स्टेज होती है स्पोरोजाइट, या हम कह सकते हैं जो ह्यूमन बॉडी में स्टेज एंटर करती है, जो इन्फेक्शन कोज करती है बच्चों, वो है स्पोरोजोइट। यहाँ पे आप डायग्राम देख पा रहे होंगे। क्लियर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, जो मेम्ब्रेन है उसको हम पेलिकल कह रहे हैं, और ये स्पिंडल शेप स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं। देखिए इरिथ्रोसाइट्स का मतलब होता है आरबीसी, है ना। इरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी कहते हैं। तो उससे पहले की जो स्टेज होगी बच्चों वो क्या कहलाएगी? प्री इरिथ्रोसाइटिक। उसके बाद की पोस्ट इरिथ्रोसाइटिक, और जब आरबीसी में रहेगी तो इरिथ्रोसाइटिक। क्लियर टू एवरीवन? अब प्री इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी पहला फेज है कि ह्यूमन ब्लड में जब फीमेल एनाफिलिस ने बाइट किया तो स्पोरोजोइड जो इन्फेक्टिव स्टेज थी वो लीवर में एंटर करके ब्लड के थ्रू लीवर सेल्स में, यहां पे ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, अपना नंबर ड्रास्टिकली बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा, और जिसकी वजह से जो नेक्स्ट स्टेज क्रिप्टोजोइड वो लीवर सोनोसोइड से होते ही बाहर निकल जाएगी, क्योंकि लीवर सेल की मेम्ब्रेन जो है बच्चों रप्चर हो जाएगी। अब ये पहुंच जाता है मेटा क्रिप्टोजोइड्स या मीरोजोइड स्टेज में, और इरिथ्रोसाइटिक साइकिल के लिए ह्यूमन आरबीसीज में एंटर कर जाएगा, इसलिए इसको इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी कहा जाता है। यहां पे भी ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा और अलग अलग स्टेजेस से पार होता हुआ अपना नंबर बढ़ाएगा और फीवर और दूसरे सिम्टम दिखाना शुरू कर देगा। सेक्सुअल स्टेज बच्चों जो होगी कहां पे कंप्लीट होगी? आरबीसीज में कंप्लीट होगी, रेड ब्लड सेल्स में। देखिए ओवरऑल व्यू बहुत सिंप्लीफाइड वे, बिल्कुल आप पॉइंट वाइज चलेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है आपको। फीमेल एनाफिलिस ने बाइट किया, स्पोरोजोइड रिलीज कर दिए, ह्यूमन लीवर सेल्स में पहुंच गए। ठीक है, यहां पे एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस किया, ग्रोथ हुई, सेल डिवीजन हुआ, क्रिप्टोजोइड्स में चेंज हो गए।
अभी भी मल्टीपल डिविजन्स हो रहे हैं, सीजोगोनी हो रही है और वो चेंज हो गए क्रिप्टोमेरोजोइड्स में। ये सारे चेंजेस बेटा हमारी बॉडी में लीवर सेल्स में हो रहे हैं, इसलिए इसको प्री इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है। अब ये आरबीसी में एंटर कर जाएगा, जब लीवर सेल रप्चर करेगी तो इसको आरबीसी में रिलीज हो जाएंगे ये, और यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपनी शेप चेंज करेगा। सिग्नेट रिंग स्टेज, अमीबोइड स्टेज, सीजोन स्टेज, इसी स्टेज पे ग्रैन्यूल्स, हिमोजोइन ग्रैन्यूल्स रिलीज होंगे। अलग अलग टाइप के ग्रैन्यूल्स अलग अलग स्पीशीज में मिलते हैं, और ये ग्रैन्यूल्स ही है बच्चों जिसकी वजह से ठंड लगती है और फीवर आता है। याद रहेगा आपको। अब ये सारे के सारे चेंजेस हो गए कहां पे? ह्यूमन बॉडी में गैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। लेकिन मैंने आपको बताया था प्राइमरी होस्ट कौन है? प्राइमरी होस्ट है फीमेल एनाफ्लिस, है ना। तो ये जो गैमेटोसाइट्स हैं, ये दोबारा से जब फीमेल एनाफ्लिस बाइट करेगी तो ये एंटर हो जाएंगे उसकी बॉडी में, और माइक्रो क्रिप्टोमेरोजोइड्स और मेटा क्रिप्टोमेरोजोइड्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब यहां पे ये गैमेटोसाइट चेंज हो जाएंगे मेल और फीमेल गैमेट्स में। मेल गैमेटोसाइट से मेल गैमेट बन जाएंगे और फीमेल गैमेटोसाइट से मैच्योर फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सारे के सारे चेंजेस अब हो रहे हैं स्टमक में, या हम कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल ऑफ फीमेल एनाफ्लिस। इट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट की फॉर्मेशन हो जाती है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो मेल एनाफ्लिस का कोई रोल नहीं है, यहां पे आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए ओवरऑल व्यू है कि जो इन्फेक्टिव स्टेज है स्पोरोजोइड्स बच्चों, वो रिलीज हो गए लीवर सेल में। लीवर सेल में ये इन्होंने मल्टीप्लाई करना शुरू कर दिया और ये चेंज हो गए मेटाक्रिप्टोमेरोजोइड्स में। इसको कहते हैं एक्सोइरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। अब लीवर सेल जब रप्चर हो जाएगी तो ये रिलीज हो जाएंगे ह्यूमन आरबीसी में, तो इसको कहा जाएगा इरिथ्रोसाइटिक सीजोगोनी। यहाँ पे कंटिन्यूअसली अपनी ये शेप चेंज करते रहेंगे। ट्रोपोजोइट फॉर्म में एंटर हुए, सिग्नेट रिंग स्टेज, सिग्नेट रिंग स्टेज से अमीबोइड स्टेज, और हिमोजोइन ग्रैन्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। यही वो ग्रैन्यूल्स हैं जिनकी वजह से बच्चों क्या होता है? ठंड लगती है और फीवर आता है। ये सारे के सारे चेंजेस ह्यूमन बॉडी के हैं। अब मेल गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन हो गई और फीमेल गैमेटोसाइट की फॉर्मेशन हो गई। नाउ अब दोबारा से इसकी एंट्री होगी फीमेल एनाफ्लिस में। यहां पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बन जाएंगे। फर्टिलाइजेशन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ जायगोट। जायगोट फॉर्मेशन के बाद ये एलिमेंट्री कैनाल जो मॉस्किटो की है वहां पे जाके अपने आप को अटैच कर लेता है, और इलोंगेटेड जो मोटाइल गैमेट है जायगोट है बच्चों, उसको हम कहते हैं उकाइनेट। इस उकाइनेट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव सिस्ट वॉल की फॉर्मेशन हो जाती है। यहां पे ये ग्रोथ करता रहेगा और मैच्योर oocyte में चेंज हो जाएगा। मैच्योर oocyte डिफरेंट ऑर्गन्स में मूव करना शुरू कर देगी फीमेल एनाफ्लिस के, लेकिन मेनली ये इकट्ठा रहेंगे, मेनली प्रेजेंट रहेंगे सलाइवरी ग्लैंड में। और जैसे ये किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन को बाइट करेगी, वो स्पोरोजोइड्स रिलीज हो जाएंगे हमारी बॉडी में, फिर से वही साइकिल रिलीज होगी एंड द प्रोसेस कंटिन्यूज। होप चीजें आपको समझ आई होंगी। ओवरऑल व्यू अगर हम देखें तो ये देखिए यहां पर, यहां से लेके ह्यूमन बॉडी में एंट्री हुई इन्फेक्टिव स्टेज स्पोरोजोइड की, एंड ऑल द फेजेस यू कैन सी वेरी क्लियरली। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको एज इट इज लिख लें ये साइकिल। इससे इजी एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकती बच्चों, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। आप कुछ और चीजों की बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आरबीसी में अमीबोइड स्टेज थी ना बच्चों, वो सबसे एक्टिव और फीडिंग स्टेज होती है। और जो हिमोजोइन ग्रैन्यूल्स हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ठंड लगना, फीवर आना, बॉडी पेन होना, वो सारा का सारा इन हिमोजोइन ग्रैन्यूल्स की वजह से ही पॉसिबल होता है। अब ये जो ग्रैन्यूल्स हैं अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग होते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में इनको कहते हैं सिफनस डॉट्स, प्लाज्मोडियम मलेरी में इनको जीमेंस डॉट कहा जाता है, एंड इन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम दे आर नोन एज मोरर्स डॉट। ड्यूरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइटिक साइकिल is also different in different species. प्लाज्मोडियम मलेरी में 72 आवर्स का होता है,
जबकि बाकी सारी स्पीशीज में ये 48 आवर्स का होता है। जब लेकिन हमें पता है कि प्लाज्मोडियम ओवली इंडिया में नहीं मिलती। इसी तरह इंक्यूबेशन पीरियड भी वेरी करता है बच्चों, 48 आवर्स से लेके 72 आवर्स तक का होता है, मैंने भी आपको बताया। अब एक कंपैरिजन में आपको दिखा रहा हूं, ये चारों स्पीशीज है, वाइवैक्स, ओवली, फाल्सीपेरम एंड मलेरी। इनमें प्री पेटेंट पीरियड, इरिथ्रोसाइटिक साइकिल में कितना टाइम लगता है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, लाइफ साइकिल मॉस्किटो में कितने दिन में कंप्लीट होती है, और वो कौन सा मलेरिया कोज करता है। इंपॉर्टेंट है बेटा, वाइवैक्स बेनाइन शुरुआत वाला, सबसे शुरू में आपको याद रखने में भी आसानी हो जाएगी, बेनाइन, ठीक है। उसके बाद ओवली, शुरुआत में इंडिया में नहीं मिला तो माइल्ड, ठीक है। उसके बाद सबसे खतरनाक फाल्सीपेरम, लीदल 22 डेज, मलेरी क्वार्टरन लीस्ट हार्मफुल। तो शुरुआत नहीं मिलता, सबसे खतरनाक, सबसे कम। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये जो लाइफ साइकिल है मॉस्किटो में, इसका ड्यूरेशन ग्रेजुअली बढ़ता हुआ दिखेगा इन चारों स्पीशीज में। इस तरह से मैंने आपके लिए ये लिखी है, ठीक है। आप देखिए ट्रीटमेंट की बात करते हैं। जो मलेरिया है उसकी जो दवाई है ना, हम कह सकते हैं वो है क्यूनेन। या मैं दोबारा से लिख देता हूँ, मेरे पुराने नोट्स में थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन की वजह से आपको दिक्कत आ रही होगी। क्यूनेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बार्क ऑफ सिंकोना ट्री, या चिनकोना ट्री भी आप कह सकते हो, यहां से इसको ऑब्टेन किया जाता है। क्लियर बच्चों। अब इसका सबसे कॉमन जो नेम आजकल अवेलेबल है मार्केट में वो है डायरोप्रियम, मोस्ट इफेक्टिव। लेकिन ये नौबत क्यों आए, अगर हम मॉस्किटो की पॉपुलेशन को टाइमली कंट्रोल कर लें तो दो तरीके हो सकते हैं मॉस्किटो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए। एक तो डायरेक्ट मेथड है कि हम किलिंग कर दें उनकी, नॉर्मली जो हमारे आसपास होता है उसको हम कर देते हैं। और इनडायरेक्ट मेथड में हम बायोलॉजिकल या केमिकल कंट्रोल कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल एक कॉमन सा नॉर्मल सा मेथड है कि जहां पे गैम्बूशिया फिश ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, उसको रिलीज कर दिया जाता है और वो मॉस्किटो के लार्वा उनके एग्स पे फीड करती है, तो ये बायोलॉजिकल कंट्रोल हो गया। लेकिन कुछ केमिकल्स हैं, कुछ इंसेक्टिसाइड्स हैं, उनको यूज करके भी हम इसके पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे डीडीटी, लेकिन ये बैन हो चुका है। तो मेलाथियोन जैसे केमिकल्स को, इंसेक्टिसाइड्स को हम यूज कर सकते हैं टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ऑफ फीमेल एनाफिलिस। अब ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम डिस्कस कर रहे हैं। हिपोक्रेटस ने 400 बीसी में ही बता दिया था कि भाई ये जो मलेरिया है ना, ये बाकी फीवर से बहुत अलग है, इसको इसके साथ आप डिस्कस नहीं कर सकते। केवेंटो एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिन्होंने दवाई बना दी, उन्होंने क्यूनेन को ऑब्टेन किया बार्को सिंकोना ट्री। 1820 की बात बता रहा हूं मैं, कितना पहले। लेकिन 1880 में लेवेरन ने सबसे पहले प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया और प्लाज्मोडियम की ह्यूमन आरबीसी में जो मल्टीप्लिकेशन होती है, जो उसकी साइकिल होती है, उसके बारे में स्टडी किया। 1891 रोनाल्ड ग्रोस ने नोबेल प्राइज इनको मिला था। उन्होंने रिलेशनशिप बताया कि मॉस्किटो और मलेरिया के बीच में कोई कनेक्शन है, और जो फीमेल एनाफिलीज है ना, वो मलेरिया का कैरियर है, ये मलेरिया का वेक्टर है। और उनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए बच्चों उनको मिला नोबेल प्राइज 29 अगस्त 1902 को। इसीलिए 29 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज मलेरिया डे। क्लियर। 1900 में ग्रेसी ने प्लाज्मोडियम वाइवैक्स में स्पोरोजाइट साइकिल को स्टडी किया और प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल फीमेल एनाफिलीज में उसको स्टडी किया। एंड अल्टीमेटली गोल्गी एंड सेली, इन्होंने इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसलिए इरिथ्रोसाइटिक साइकिल को गोल्गी साइकिल भी कहा जाता है। तो बेटा ये सारे पैरामीटर्स थे जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में। पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, वेक्टर का डिफरेंस आपको पता चल गया, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल क्या होती है, इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी होती है, किस टाइप के माउथ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। डिटेल में अगर लाइफ साइकिल आ जाए बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप
इसको ओवरऑल बना के आ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ये वाली स्लाइड आप एज इट इज बना के आ जाएं, फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करी हमने, इंक्यूबेशन पीरियड्स कितने होते हैं, कौन सा मलेरिया कौन सी स्पीशीज की वजह से होता है, एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हो चीजें आपको अब ज्यादा इफेक्टिवली समझ में आई होंगी। बट वंस अगेन आई एम सेइंग, अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर कमेंट्स। टिल देन कीप स्टडिंग।